दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली एक मॉरल स्टोरी है। कहानी ज़रूर आपको दिल को छू जाएगी, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली ये कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थीफ एंड द सेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थीफ का मतलब होता है चोर और सेज का मतलब होता है साधु, संत साधु, उन्हें सेज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द थीफ एंड द सेज मतलब कि चोर और साधु। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम इन द सिटी ऑफ पटना देयर लिव्ड आ थीफ whose नेम वॉज कालू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। इन द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर में, देयर लिव्ड अ थीफ, एक चोर रहता था। हुज नेम वॉज कालू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन और एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग किए। और दोस्तों, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं WHOSE, हुज, आप इसे नोट कर लीजिए। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हुज नेम वॉज कालू, जिसका नाम कालू था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, पटना शहर में एक चोर रहता था जिसका नाम कालू था। चलिए आगे देखिए। ही ऑफन यूज्ड टू रोम in the city at night to steal from people's houses। दोस्तों, यहाँ people के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का, के, की। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। people's houses मतलब लोगों के घर। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है इसमें यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। तो जब भी आप कोई पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी आदत को या किसी भी पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में कोई काम बराबर होता था, तो वहाँ यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ROAM, रोम का अर्थ होता है घूमना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ही ऑफन यूज टू रोम इन द सिटी एट नाइट मतलब वह अक्सर शहर में रात में घूमा करता था। टू स्टील, चोरी करने के लिए। फ्रॉम पीपल्स हाउसेस, लोगों के घरों से चुराने के लिए, चोरी करने के लिए वो अक्सर रात में घूमा करता था। वन नाइट ही वॉज पासिंग बाय अ हाउस विच वॉज लॉक्ड सीन्स सेवरल डेज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप ING लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है।
और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ, वन नाइट एक रात, ही वॉज पासिंग बाय हाउस मतलब वह एक घर के पास से होकर गुजर रहा था, विच वॉज लॉक्ड जो कि ताला लगा हुआ था जिसमें, सीन्स सेवरल डेज मतलब जिसके अंदर कई दिनों से ताला लगा हुआ था। ही क्यूरियसली पीप्ड थ्रू द विंडो ऑफ द हाउस एंड सॉ आ स्मॉल लैम्प ग्लोइंग इनसाइड। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, PEEP। पीप का मतलब होता है झांकना, और दोस्तों आपने एक और वर्ड सुना होगा PEEK, पीक, उसका मतलब भी झांकना। लेकिन जब आप कहीं पर चोरी छुपे झांकते हैं तो वहाँ पर पीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर पीप का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें, नोट कर लीजिए कि जब हम झांकने के बारे में बात करते हैं तो पीक का इस्तेमाल करते हैं, और यदि चोरी छुपे झांकना तो पीप का प्रयोग किया जाएगा। तो पीप का मतलब चोरी छुपे झांकना, सेकंड फॉर्म में पीप्ड। तो इसका क्या अर्थ, और दोस्तों क्यूरियसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा से, उत्सुकता से। एडवर्ब का मतलब होता है जब हम किसी भी वर्ब की विशेषता को बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो शब्द है वो एडवर्ब कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही क्यूरियसली पीप्ड थ्रू द विंडो मतलब उसने उत्सुकता से खिड़की के माध्यम से, थ्रू मतलब से, खिड़की से झांका, ऑफ द हाउस मतलब घर के अंदर उसने झांका, एंड सॉ और देखा, आई स्मॉल लैम्प ग्लोइंग इनसाइड मतलब एक अंदर, इनसाइड मतलब अंदर एक छोटा दिया जल रहा है। ही फेल्ट अलार्म्ड दैट समबडी वॉज इनसाइड। दोस्तों फील अलार्म का मतलब होता है चिंतित हो जाना, चौकन्ना हो जाना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट अलार्म्ड। ही फेल्ट अलार्म्ड मतलब वह चिंतित हो गया, या कह सकते हैं वह चौकन्ना हो गया कि somebody was inside कि कोई अंदर है। he waited for several minutes। दोस्तों WAIT वेट का अर्थ होता है इंतज़ार करना, सेकंड फॉर्म में वेटेड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। he waited for several minutes मतलब उसने कई मिनटों तक इंतज़ार किया, but nobody came out लेकिन कोई भी और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, कम आउट मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म में केम आउट, बट नोबडी केम आउट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वेटेड फॉर सेवरल मिनट्स बट नोबडी केम आउट, उसने कई मिनटों तक इंतज़ार किया लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। चलिए आगे देखिए, कालू अगेन tried to look inside and saw a coat and two cupboards in the room। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो प्राइमरी वर्ब है उसे आपको पहले मेंशन करना है, उसके बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इस बात को बोल्ड लेटर्स में अपने पास लिख लीजिए ताकि आप इस बात को ना भूलें कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली जो वर्ब है प्राइमरी, उसके बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं क्या अर्थ हुआ। कालू अगेन ट्राइड टू लुक इनसाइड मतलब कालू ने दोबारा अंदर देखने की कोशिश की, एंड सॉ और देखा, अ कोट एक उसने कोट देखा, एंड टू कपबोर्ड्स और उसने दो कपबोर्ड्स देखे, इन द रूम कमरे के अंदर। चलिए आके देखिए, और दोस्तों कपबोर्ड्स का मतलब होता है जहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखे जाते हैं। ही साइलेंटली ट्विस्टेड द विंडो ग्रिल्स एंड मैनेज्ड टू एंटर द हाउस। और दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि एडवर्ब का मतलब होता है जो किसी भी शब्द का किसी भी क्रिया की विशेषता का वर्णन करता है, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। और साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप, खामोशी से। और आप ज़्यादातर देखेंगे जो एडवर्ब्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एल पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ देना, सेकेंड फॉर्म में ट्विस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, ही साइलेंटली ट्विस्टेड द विंडो ग्रिल्स। तो क्या मतलब हुआ कि उसने चुपचाप या कह सकते हैं खामोशी से जो विंडो ग्रिल्स थी मतलब कि जो खिड़की की जो ग्रिल्स थी उसको उसने मोड़ दिया। एंड मैनेज टू एंटर द हाउस और वो घर में
प्रवेश करने में सफल हो गया। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है। फ्यू पीसेस ऑफ गोल्ड वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लाई का मतलब होता है पड़े हुए होना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? फ्यू पीसेस ऑफ गोल्ड मतलब कुछ सोने के टुकड़े वर लाइंग स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए पड़े थे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फ्यू पीसेस ऑफ गोल्ड वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब कि कुछ सोने के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे। कालू फेल्ट वेरी डिलाइटेड। और दोस्तों देखिए ये जो वर्ड है डिलाइटेड, ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम वर्ब की तरह प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसको वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो फील डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट डिलाइटेड। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए इस वर्ब का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और यदि आपको अभी भी ये बात क्लियरली नहीं समझ आए तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। कालू फेल्ट वेरी डिलाइटेड मतलब कालू को बहुत खुशी महसूस हुई, एंड लकी और मतलब अपने आप में उसको भाग्यशाली होना महसूस हुआ। ही थैंक्ड गॉड, थैंक मतलब धन्यवाद देना, उसने ईश्वर को धन्यवाद किया। एंड थॉट और सोचा, देयर इज़ सो मच गोल्ड इन दिस हाउस, उसने क्या सोचा कि देयर इज़ सो मच गोल्ड इन दिस हाउस मतलब इस घर में बहुत सारा सोना है। इफ़ आई टेक ऑल ऑफ इट टुडे, यदि मैं आज ये सारा ले जाता हूँ, टेक का मतलब ले जाना, इफ़ आई टेक ऑल ऑफ इट टुडे, यदि आज मैं ये सारा ले जाता हूँ, आई विल नेवर नीड टू स्टील एनी मोर। और दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर विल के साथ नीड का भी प्रयोग किया गया वर्ब के रूप में। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, नेवर का मतलब कभी नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, स्टील का मतलब होता है चुराना। तो उसने क्या सोचा, इफ़ आई टेक ऑल ऑफ इट टुडे, यदि आज मैं ये सारा ले जाऊँ, आई विल नेवर नीड टू स्टील एनी मोर मतलब मुझे कभी भी दोबारा और चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने इस बात को सोचा कि इस घर में तो बहुत सारा सोना है, और यदि मैं इस सारे सोने को ले जाऊं तो दोबारा मुझे कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखिए। कालू हरीडली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस ऑफ गोल्ड इन हिज क्लॉथ बैग। क्या मतलब हुआ? अब देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है हरीडली, ये भी एडवर्ब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं। और हरीडली का मतलब ये एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी, किसी काम को जल्दी करना, जल्दी से करना उसे, या कह सकते हैं शीघ्रता से करना, उसे हरीडली कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? कालू हरीडली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस ऑफ गोल्ड इन हिज क्लॉथ बैग मतलब जो कालू था वो जल्दी जल्दी उठाने लगा, पिक मतलब उठाना, मतलब उठाने लगा पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के जो पीस थे, टुकड़े थे, उनको उठाने लगा इन हिज क्लॉथ बैग, अपने कपड़े के थैले में उनको वो उठाने लगा। बट लेकिन जस्ट व्हेन कालू फिनिश्ड कलेक्टिंग ऑल द गोल्ड मतलब जब कालू जो था मतलब वो उसने पूरा जो सोना था इकट्ठा कर लिया, मोर गोल्ड पीसेस अपीयर्ड ऑन द फ्लोर, और अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना, दिखना, और भी जो सोना था वो फर्श पर प्रकट हो गया। पीसेस अपीयर्ड ऑन द फ्लोर, और भी ज़्यादा जो सोना था वो प्रकट हो गया। ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग दैम ग्रीडली। और दोस्तों देखिए कई एडवर्ब आ चुके हैं यहाँ पर, ग्रीडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लालच से। ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग दैम ग्रीडली मतलब उसने दोबारा से लालचीपन से उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कलेक्टिंग दैम, और ये जो दैम है वो सोने के लिए प्रयोग किया गया है, और कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग दैम ग्रीडली मतलब उसने दोबारा उनको लालचीपन से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, या लालच से कह सकते हैं। इन दैट वे इस तरह से, वेन एवर कालू फील्ड हिज बैग, वेन एवर मतलब जब भी कालू ने अपना थैले को भरा, विद ऑल द गोल्ड पीसेस सारे सोने के टुकड़ों के साथ, एंड वॉन्टेड टू लीव और जब वो जाना चाहता था, द हाउस मतलब वॉन्टेड टू लीव द हाउस मतलब जब उस घर को वो छोड़ना चाहता था, लीव मतलब छोड़ना, मोर गोल्ड अपीयर्ड ऑन द सेम फ्लोर उसी फर्श पर और भी ज़्यादा जो सोना था वो इकट्ठा मतलब कि प्रकट हो जाता था। चलिए तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा था कि जब वो सोना इकट्ठा करके अपने बैग में डाल रहा था और वो जाने की तैयारी कर रहा था, जाना चाहता था, दोबारा से उस फर्श पर और भी ज़्यादा सोना नज़र आने लग जाता था। चलिए आगे देखिए।
ही डिसाइडेड टू स्टे बैक दैट नाइट। और ये भी यहाँ ये जो सेंटेंस है यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक, उसने वहाँ वापस ठहरने का फैसला किया। दैट नाइट मतलब कि उस रात। एंड कलेक्ट मोर गोल्ड एवरी टाइम इन इट अपीयर्ड, और उसने फैसला की वो और भी ज़्यादा जो सोना है उसको इकट्ठा करेगा, मतलब जितनी बार भी वो प्रकट होगा उसको वो इकट्ठा करेगा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया। गेट आउट का मतलब होता है किसी जगह से बाहर निकलना। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह। ही वॉन्टेड टू गेट आउट द हाउस, ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस मतलब अगली सुबह वह घर से बाहर निकलना चाहता था, घर से बाहर आना चाहता था। बट फेल्ट अफ्रेड, और फील अफ्रेड मतलब होता है डर लगना, और सेकंड फॉर्म में फेल्ट अफ्रेड, लेकिन उसको डर लगा। ऑफ बीइंग सीन बाय समवन, किसी के द्वारा देखे जाने का उसको डर लगा। ही वॉज वेरी स्केयर्ड एंड थॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डरा हुआ था। एंड थॉट, और उसने सोचा। इट्स मॉर्निंग नाउ, इट्स मॉर्निंग नाउ मतलब कि अब सुबह हो चुकी है। इफ़ समवन सीज मी with this gold in my bag then I would get arrested and be killed for sure। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ पर SEE मतलब देखना, और यहाँ पर SB और लगाया गया तो फिफ्थ फॉर्म में। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि फिफ्थ फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए किया जाता है। आप इस बात को याद रखें कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है या ही शी इट या सिंगुलर नाउन है, तो ऐसी जगहों पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग आपको करना होता है। तो ये जो वाक्य है यहाँ, ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं समवन, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है, और जिस कारण यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इफ़ समवन सीज मी विद दिस गोल्ड इन माई बैग, तो क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई मुझे मतलब कि इस सोने के साथ देख लेता है, मेरे बैग में सोने के साथ मुझे देख लेता है, देन फिर आई वुड गेट अरेस्टेड, मैं पकड़ा जाऊंगा, मतलब मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। एंड बी किल्ड फॉर श्योर, और एंड किल्ड बी श्योर, और निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा। बी किल्ड फॉर श्योर। आई कैन नॉट इवन रन नाउ, मतलब मैं भाग भी नहीं सकता। लेट मी हाइड एंड स्टे इनसाइड दिस हाउस, हाइड मतलब छुपना। लेट मी हाइड, मैं छुप जाता हूँ। एंड स्टे इनसाइड दिस हाउस, और इस घर में रुक जाता हूँ। टिल टू नाइट मतलब रात तक मैं इस घर में रुक जाता हूँ। आई वुड लीव द हाउस, मैं इस घर को छोड़ दूंगा। आफ्टर सनसेट, सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त का होना, मतलब सूरज का निकलना। तो उसने क्या सोचा कि आई वुड लीव द हाउस मतलब मैं घर को छोड़ दूंगा। आफ्टर सनसेट मतलब कि सूर्यास्त के बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। अ साधु ओपनड द डोर, और दोस्तों ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ओपन का मतलब होता है खोलना, सेकंड फॉर्म में ओपनड। तो क्या हो गया? आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। अ साधु ओपनड द डोर मतलब एक साधु ने दरवाज़ा खोला। एंड एंटर्ड द हाउस, और उन्होंने घर में प्रवेश किया। चलिए दोस्तों ये जो कहानी है ये थोड़ी सी लंबी है, तो आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ, और कल जब ये मैं दोबारा इस स्टोरी को लेके आऊँगा तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इसको जो इसका दूसरा पार्ट है उसके अंदर इसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आज की कहानी में आपने कुछ नया वर्ड सीखा हो तो वो भी बताएं। और यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा मैं एक और बात चाहूँगा कि जो भी आपका फीडबैक है आप उसे ज़रूर शेयर किया करें, बिकॉज वेन एवर यू comment I always try to check and I always try to see, because you know your comments give me lot of motivation. So I request you that kindly share your feedback whenever you feel like sharing the feedback. You must do so, because you know when you just
give me any type of suggestion or any type of feedback. I always try to implement that in my next video, and that's how I can improve the quality of these videos, so that I can make more better videos for you. Because my concern is that whenever I bring a new video, you should be able to get something new out of that video, whether it is about the new vocabulary or the grammar or the translation, right? So it is my humble request that do not forget to share your feedback. And if you want to share the feedback, or if you really want to give any type of suggestion which can help us to improve more and to make more such good videos, then you are most welcome. You can do so in the comment section. And apart from this, and I would like to say that if you are just watching my videos and want to improve English, so there are many things which you can do at your end. Like, just whenever you talk to anyone, try to speak in English, because the more you speak, the more you learn. Apart from this, whenever you watch my videos, always try to carry a pen and notebook with you, so that you can make a note of any new word. Because whenever you get a new word, it's a new word for you, so you can note that and you can learn these words. And when you just learn a new word, you can use this in your speaking, and it is definitely improve your English skills. And apart from this, that you must think, you must listen the story carefully, because I always try to narrate the grammar also. So this is the things which I just wanted to tell you. So guys, thank you so much for listening. And if you really enjoyed this session, then do like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day, and bye.